गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बाल विकास पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल दाऊद सर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। विद्यार्थियों, हम चर्चा कर रहे थे कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान का जो 5वां जो अध्याय था लोकतंत्र, उसको पढ़ रहे थे और उसी को आज हम क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 का जो सामाजिक विज्ञान का जो विषय है, आपके विषय सामाजिक विज्ञान, जिसका अध्ययन कर रहे थे हम, और इसका अध्याय हम पढ़ रहे थे कौन सा, पांचवा अध्याय जो आपके सेकंड वाली जो इकाई है नागरिक शास्त्र, उसका पहला ही लेसन है लोकतंत्र। और लोकतंत्र के ऊपर ही हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। उसमें हमने पढ़ लिया था लोकतंत्र का अर्थ, हमने पढ़ लिया था लोकतंत्र का अर्थ हम पढ़ चुके हैं। और उसके बाद में लोकतंत्र की महत्वपूर्ण परिभाषाओं के ऊपर हमने बात की और उसके बाद में हमने पढ़ा था लोकतंत्र के प्रकार। लोकतंत्र के जो 2 प्रकार थे, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, उसके ऊपर हम अच्छे से अध्ययन कर चुके हैं। और इनके जो 2 प्रकार थे, दोनों प्रकार के जो दोनों के अंदर जो अंतर थे, वो अंतर भी हम पढ़ चुके हैं, जहाँ से 4 नंबर का प्रश्न अक्सर पूछ लिया जाता है। और आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। और आज जिस बिंदु पे हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है आपकी लोकतंत्र के रूप। नेक्स्ट जो बिंदु आपको लगता है वो लोकतंत्र के रूप लगते हैं। लोकतंत्र के कितने रूप हैं? तो हमारी पाठ्य पुस्तक के अंदर लोकतंत्र के 4 रूप दे रखे हैं, जिसमें एक है आपका राजनीतिक लोकतंत्र, राजनीतिक लोकतंत्र, और दूसरा है आपके सामाजिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र, तीसरा है आपके आर्थिक लोकतंत्र, और अंतिम दे रखा है आपके नैतिक लोकतंत्र। यानी आपकी पाठ्य पुस्तक के अंदर लोकतंत्र के 4 रूप दे रखे हैं, राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र और नैतिक लोकतंत्र। तो आज इन्हीं रूपों के ऊपर हम चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लेते हैं राजनीतिक लोकतंत्र। तो राजनीतिक लोकतंत्र क्या होता है? राजनीतिक लोकतंत्र का मतलब होता है सभी को समान राजनीतिक अधिकार, चाहे वो चुनाव लड़ने का हो, चाहे मत देने के अधिकार हो। इस प्रकार के जो अधिकार होते हैं वो राजनीतिक लोकतंत्र के अंतर्गत आते हैं। राजनीतिक लोकतंत्र की हम बात करें तो प्राचीन काल के अंदर अगर बात करें तो इस राजनीतिक लोकतंत्र को क्या कहा जाता था, किस नाम से जाना जाता था? प्राचीन काल या फिर हम कहें अतीत में, तो इसे कहा जाता था व्यक्तिवादी लोकतंत्र। व्यक्तिवादी लोकतंत्र इसे कहा गया, व्यक्तिवादी लोकतंत्र। और यहाँ से आपको 1 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है, प्राचीन काल में राजनीतिक लोकतंत्र को किस नाम से जाना गया है? व्यक्तिवादी लोकतंत्र के नाम से। फिर पूछा जा सकता है कि इसी राजनीतिक लोकतंत्र को आधुनिक काल में किस नाम से जाना जाता है? आधुनिक काल में तब आप बताओगे कि आधुनिक काल में इसे क्या कहा जाता है? उदारवादी लोकतंत्र कहा जाता है, उदारवादी लोकतंत्र कहा जाता है। इसके अलावा इस राजनीतिक लोकतंत्र की उत्पत्ति की हम बात करें तो इनकी सबसे पहली उत्पत्ति कहाँ पे हुई? तो आप कहोगे इनकी उत्पत्ति हुई थी पश्चिमी देशों में। पश्चिमी देशों में इनकी उत्पत्ति होने के कारण इसे पश्चिमी लोकतंत्र भी कहा जाता है, पश्चिमी लोकतंत्र, पश्चिमी लोकतंत्र भी कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें मार्क्सवादियों ने, जो मार्क्सवादी थे, मार्क्सवादियों ने इसे क्या नाम दिया था? तो मार्क्सवादियों ने इसे क्या नाम दिया था? तो आप बताओगे मार्क्सवादियों ने इसे पूंजीवादी लोकतंत्र कहा था, पूंजीवादी लोकतंत्र, पूंजीवादी लोकतंत्र। यानी यहाँ से आपको एक प्रश्न पूछा जा सकता है, 1 नंबर का प्रश्न यहाँ से उठा सकते हैं। प्राचीन काल में राजनीतिक लोकतंत्र को व्यक्तिवादी लोकतंत्र कहा गया, आधुनिक काल में इसे उदारवादी लोकतंत्र कहा जाता है।
पश्चिमी देशों में उत्पत्ति होने के कारण इसे पश्चिमी लोकतंत्र भी कहा जाता है। और मार्क्सवादियों ने इसे क्या कहा, तब आप बताओगे। मार्क्सवादियों ने इसी राजनीतिक लोकतंत्र को पूंजीवादी लोकतंत्र की संज्ञा दी है। अब हम चर्चा करें कि उदारवादियों के द्वारा जो उदारवादी जो विचारक थे उन्होंने इस राजनीतिक लोकतंत्र के कितने रूप बताए। उदारवादी विचारक, उदारवादी विचारकों ने राजनीतिक लोकतंत्र के कितने प्रकार बताए, तब हम बताएंगे उन्होंने कितने प्रकार बताए। 2 प्रकार बताए। उदारवादी विचारकों ने राजनीतिक लोकतंत्र के 2 प्रकार बताए, जिसमें आपका सबसे पहला है राज्य के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र। राज्य के एक प्रकार के रूप में, राज्य के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र। राज्य के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र का अर्थ देखें तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है लोकतांत्रिक राज्य से है। इसका अर्थ है लोकतांत्रिक राज्य से, लोकतांत्रिक राज्य यानी राज्य के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र का अर्थ क्या है, तो उसका अर्थ है लोकतांत्रिक राज्य। अब जो लोकतांत्रिक राज्य की जो अवधारणा है, उस अवधारणा के अनुसार अगर हम बात करें, लोकतांत्रिक राज्य की अवधारणा क्या कहती है। लोकतांत्रिक राज्य की अवधारणा के अनुसार अगर हम बात करें तो ये जो अवधारणा है ये राज्य की संपूर्ण संप्रभुता किसमें मानती है। लोकतांत्रिक राज्य की, लोकतंत्र राज्य की जो अवधारणा है राज्य के एक रूप में, तो ये जो अवधारणा राज्य की जो संप्रभुता है, राज्य की संप्रभुता किसमें मानती है, जनता में मानती है। संप्रभुता जनता में मानती है, जनता में मानती है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। यानी लोकतांत्रिक राज्य की अवधारणा क्या कहती है। लोकतांत्रिक राज्य की अवधारणा के अनुसार राज्य की जो संप्रभुता होती है, राज्य की संपूर्ण जो संप्रभुता होती है वो किस में निवास करती है, जनता में निवास करती है। इसके अलावा जनता ही क्या करती है, जनता सरकार को चुनती है, जनता सरकार को चुनती है और उस पर नियंत्रण रखती है, उस पर नियंत्रण रखती है, नियंत्रण रखती है तथा उसे पदच्युत करने की यानी पद से हटाने की पूर्ण व अंतिम शक्ति रखती है, अंतिम शक्ति रखती है। ये है लोकतांत्रिक राज्य की अगर हम बात करें तो उसकी अवधारणा। लोकतांत्रिक राज्य की अवधारणा ये कहती है कि राज्य की संप्रभुता जनता में निवास करती है, जनता में मानती है, जनता ही सरकार को चुनती है, जनता ही सरकार के ऊपर नियंत्रण रखती है तथा उसे पदच्युत करने की यानी सरकार को हटाने की अंतिम शक्ति भी किसके पास होती है, जनता के पास होती है। यह है आपके राज्य के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र। दूसरा जो है वो है आपके शासन के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र। शासन के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र क्या कहता है, तो दूसरा हो जाएगा आपके शासन। शासन के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र का अर्थ होता है लोकतांत्रिक शासन से। इसका जो अर्थ होता है वो लोकतांत्रिक शासन से होता है, लोकतांत्रिक शासन। और लोकतांत्रिक शासन की जो अवधारणा है वो क्या कहती है, इसकी जो अवधारणा है वो ये कहती है कि लोकतांत्रिक राज्य का जो सैद्धांतिक पक्ष था, ऊपर जो हमने पढ़ा था लोकतांत्रिक राज्य, उस लोकतांत्रिक राज्य का जो सैद्धांतिक पक्ष था ना, सैद्धांतिक पक्ष, इस सैद्धांतिक पक्ष का ही विकसित व व्यावहारिक रूप क्या है, विकसित व
व्यावहारिक रूप ही क्या है? लोकतांत्रिक शासन है। इसका विकसित और जो व्यावहारिक रूप है वही क्या हो जाएगा? इसका शासन के एक प्रकार के रूप में जो लोकतांत्रिक जो शासन था उसका अर्थ होगा। अब दोनों ही शासनों के प्रकार को देखें तो दोनों ही शासन की जो प्रकार हैं वो कानूनी प्रभुसत्ता पर किसके महत्व को स्वीकार करते हैं? ये कहते हैं कानूनी जो प्रभुसत्ता है उस कानूनी प्रभुसत्ता पर राजनीतिक जो प्रभुसत्ता है उसको श्रेष्ठ मानते हैं। राजनीतिक प्रभुसत्ता को क्या करते हैं? प्रभुसत्ता को श्रेष्ठ मानते हैं। ये जो दोनों ही अवधारणा है, राज्य के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र और शासन के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र, ये दोनों ही जो अवधारणा है ये कानूनी प्रभुसत्ता के ऊपर दोनों में से किसको श्रेष्ठ मानती है? तो आप कहोगे ये कानूनी प्रभुसत्ता से राजनीतिक प्रभुसत्ता को क्या मानती है? श्रेष्ठ मानती है। ये तो थे दोनों जो प्रकार थे, उस प्रकारों का अध्ययन। अब हम देखें कि ये जो उदारवादी जो विचारक हैं उन उदारवादी विचारकों की मान्यताएं क्या क्या है? उदारवादी विचारकों की मान्यताएं क्या क्या है? उदारवादी विचारकों की मान्यताएं, और यहाँ से आपको ये 4 नंबर का प्रश्न पूछा भी जा सकता है, महत्वपूर्ण है यहाँ पर, क्योंकि आपको ऐसे पूछा जा सकता है कि उदारवादी विचारकों की कोई 4 मान्यताएं बताइए। तो इनकी कौन कौन सी 4 मान्यताएं थी, किन किन में ये विश्वास करते थे? तो इनकी जो पहली जो मान्यता है ये कि उदारवादी किस में विश्वास करते थे? तो आप कहोगे ये संविधानवाद में विश्वास करते थे। किस में विश्वास करते थे? संविधानवाद में विश्वास करते थे। संविधानवाद में विश्वास करते थे। एक मान्यता इनकी ये थी। दूसरी इनकी मान्यता थी कि ये प्रभुसत्ता का निवास किस में मानते थे? उदारवादी विचारक प्रभुसत्ता का निवास जनता में मानते थे। निवास जनता में मानते थे। ये इसकी दूसरी मान्यता। तीसरी इसकी मान्यता है कि ये जो उदारवादी जो विचारक थे उन्होंने कहा कि जनता ही सरकार को क्या करती है? जनता सरकार को बनाती है, उस पर नियंत्रण रखती है, उस पर नियंत्रण रखती है तथा उसे पद से हटा भी सकती है। उसे पद से हटा भी सकती है। और चौथी जो इसकी मान्यता है वो है कि इनका जो सैद्धांतिक पक्ष है, ऊपर चर्चा भी हमने की थी, इनका जो सैद्धांतिक पक्ष है वो तो क्या है? सैद्धांतिक पक्ष तो है लोकतांत्रिक राज्य, और व्यवहारिक पक्ष क्या है? व्यवहारिक पक्ष है इनका लोकतांत्रिक शासन। यानी राजनीतिक लोकतंत्र का जो सैद्धांतिक पक्ष है वो तो है लोकतांत्रिक राज्य, और इस राजनीतिक लोकतंत्र का व्यवहारिक पक्ष है वो क्या है? लोकतांत्रिक शासन है। और पांचवी इनकी अगर मान्यता देखें तो इसकी मान्यता है कि यह राजनीतिक लोकतंत्र है वो क्या है? यह साध्य नहीं है, साधन है। साध्य नहीं है, ये क्या है? साधन है। लोकतांत्रिक मूल्यों का साध्य नहीं है, ये लोकतांत्रिक मूल्यों का एक क्या है? राजनीतिक लोकतंत्र के मूल्यों का एक क्या है? साधन है, न कि साध्य। तो ये यहाँ पर आपको 4 उदारवादी जो विचारक थे उसकी प्रमुख 4 मान्यताएं थी। 5 मान्यता मैंने यहाँ पे लिखा है, वो पेपर में कितनी पूछी जाती है? 4 मान्यताएं आपको लगभग पूछी जा सकती है कि उदारवादी विचारकों के अनुसार उनकी कौन कौन सी 4 मान्यताएं थी बताइए।
तो सरल सी है, राजनीतिक लोकतंत्र के अंदर अगर बात करें तो उदारवादी विचारक संविधानवाद में विश्वास करते थे, प्रभुसत्ता का निवास जनता में मानते हैं। जनता सरकार को बनाती है, उस पर नियंत्रण रखती है, उसे हटा भी सकती है। राजनीतिक लोकतंत्र का सैद्धांतिक पक्ष लोकतांत्रिक राज्य है और व्यवहारिक पक्ष लोकतांत्रिक शासन है। और राजनीतिक लोकतंत्र यह साध्य नहीं है, यह क्या है, साधन है। तो यहाँ तक हमारा जो एक रूप होता है वो क्लियर होता है, राजनीतिक लोकतंत्र। इसके बाद में नेक्स्ट होगा आपके सामाजिक लोकतंत्र, आर्थिक और नैतिक लोकतंत्र, जिनके ऊपर हम अगले वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।